नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस खास शो में हम बात करते हैं पूरी दुनिया की उन बड़ी खबरों की जिसका असर ये कहा जाए आधे से ज्यादा दुनिया पर पड़ता है, लगभग हर देश पर इंपैक्ट डालता है। हम आपको आज जिन खबरों के संसार में लेकर चलेंगे वो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई खबरें। बताएंगे आपको क्या कुछ है खास आपके लिए भी। चलिए, आज वर्ल्ड नाउ में जिन बड़ी बात करेंगे जिन खबरों की, उनमें अमेरिका और कोलंबिया शामिल है। अमेरिका और कोलंबिया के बीच में जारी तनाव की बात होगी। अपने अचानक से फैसले लेने की आदत के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लेते हुए आज चर्चा में आ गए। ट्रंप ने एक देश के राष्ट्रपति को बैन कर दिया। जी हां, सुनकर आप भी हैरान होंगे। हम आपको बताएंगे किस रूप में कोलंबिया के राष्ट्रपति पर ट्रंप ने बैन लगाया है। आखिर ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया, इसके बारे में पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि लंबे वक्त से कोलंबिया और अमेरिका के बीच में किन बातों को लेकर मतभेद हो रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ट्रंप चाहते हैं कि कोलंबिया करे, लेकिन कोलंबिया मानने को तैयार नहीं। साथ ही बात करेंगे कोलंबिया के अन्य खबरों की भी। कोलंबिया की छवि कोकीन के उत्पादक के रूप में दुनिया में आखिर क्यों होती है, क्यों कोलंबिया को सबसे बड़ा ड्रग्स उत्पादक कहा जाता है, और इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा ट्रंप के उस ड्रीम प्रोजेक्ट की भी बात होगी जिसे वो एग्जीक्यूट करने की कवायद में लगे हुए हैं। वो है व्हाइट हाउस, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की शान होता है। शादियों से लेकर वहां पर सुपर पावर का मुखिया, एक तरह से सदियों से मुखिया रहता रहा है। आखिर ट्रंप ने उस पर बुलडोजर चलाने का फैसला क्यों लिया? एक तरफ जहां पर अमेरिका की सरकार शटडाउन पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अपने सपने, अपने शौक को पूरा करने में जुटे हैं। ट्रंप के ड्रीम प्रोजेक्ट की डिटेल भी हम आपको समझाएंगे। आखिर ट्रंप ने क्यों कहा कि ये सबसे भव्य होगा और सभी अब का ये सपना है। उसके बाद में जिक्र करेंगे उस खबर की जो उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसिंग के शौकीन हैं। कैसे मूनलाइटिंग भारतीय मूल के शख्स को अमेरिका में भारी पड़ गई, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मूनलाइटिंग आखिर क्या होती है जो भारत की इंजीनियर को भारी पड़ी है? क्या ये शौक है या फिर आज के युवाओं की मजबूरी? अमेरिका में कितनी खतरनाक है ये मूनलाइटिंग, ये भी आपको बताएंगे। और इस पर आखिर कितने साल की सजा का प्रावधान है? मूनलाइटिंग का चलन कैसे दुनिया में बढ़ा और आज ये क्यों युवाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा बन रही है? साथ ही आज बात करेंगे थाईलैंड की उस महारानी की जिसने फैशन की दुनिया में अपनी आउटफिट से बदलाव लाया। कैसे एक महारानी दुनिया की फैशन क्वीन बन गई, ये भी हम आपको बताएंगे। आज वो महारानी भले ही दुनिया को अलविदा कह गई हो, लेकिन उनका फैशन सेंस, उनका थाई सिल्क दुनिया में अलग छाप छोड़ गया। उनके फैशन और स्टाइल की सिर्फ थाईलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होती रही है। और उन्हें मदर ऑफ नेशन आखिर क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताएंगे। चलिए, अब वर्ल्ड नाउ में खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो, जिन्हें देश के पहले वामपंथी नेता के तौर पे लोग जानते हैं, उन पर अवैध ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने के चलते अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, पाबंदियां लगा दी। ये कदम दोनों देशों के बीच में बढ़ते तनाव के बाद में उठाया गया, और खास करके तब जब पेट्रो ने कैरेबियन में अमेरिकी सैन्य हमलों की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की कोशिश की थी, निंदा की थी, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी के संदिग्ध जहाजों को निशाना बनाया गया था। अब पेट्रो ने अमेरिका पर न्यायिक हत्याओं को अंजाम देने और फोर्सेस के इस्तेमाल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। अमेरिका गुस्तावो पेट्रो और उनके कई अधिकारियों पर ड्रग तस्करी में सहयोग करने के आरोप में सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिकी फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि OFAC ने राष्ट्रपति पेट्रो, गृह मंत्री अर्मांडो बेंडिटी समेत 4 लोगों को अपनी स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट में शामिल किया। और इस लिस्ट में शामिल होने के बाद में इन नेताओं को, एक तरह से इन नेताओं की अमेरिका में मौजूद की जो संपत्तियां हैं वो भी फ्रीज कर दी जाएंगी, और अमेरिकी कंपनियों को उनके साथ में किसी भी प्रकार का व्यापार करने पर सीधे सीधे प्रतिबंध रहेगा। अब अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को वैश्विक अवैध ड्रग व्यापार में उनकी भूमिका के चलते बैन किया गया। उनके कार्यकाल को कोलंबिया में कोकीन उत्पादन काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, ऐसा कहा जाता है। साथ ही राष्ट्रपति ने ड्रग तस्करों को फायदे भी पहुंचाए हैं, ये भी आरोप उन पर लगे हैं।
अब अमेरिका के नागरिकों को जहर देने वाले ड्रग तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले महीने लिए गए उस फैसले के बाद आया जिसमें उन्होंने कोलंबिया को ड्रग्स विरोधी विश्वसनीय साझेदार की सूची से हटाकर वेनेजुएला, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों की श्रेणी में डाल दिया था। अब बैन के बाद राष्ट्रपति पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया दी और लिखा कि बर्नी मोरेनो की धमकी सच हो गई, मेरे परिवार और मुझे ओएफएसी सूची में डाल दिया गया है और उन्होंने कहा कि मेरी ओर से कानूनी लड़ाई अमेरिका के वकील लड़ेंगे। ये पूरी तरह से एक विरोधाभास है। हमने सालों तक ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर भी हमें वही देश सजा दे रहा है जिसकी ड्रग खपत कम करने में हमने मदद की। उन्होंने लिखा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कभी झुकेंगे। पेट्रो ने ट्रंप प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स के खिलाफ युद्ध को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो कोलंबिया को दी जाने वाली सहायता में कटौती करेंगे और उनके निर्यात पर टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर पेट्रो को अवैध मादक पदार्थों का सरगना कहा था। ट्रंप ने कहा था कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारी दवाइयां बना रहा है, उन्हें इस पर नजर रखनी चाहिए वरना हम उनके और उनके देश के विरुद्ध बहुत गंभीर कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर सैन्य दबदबा बढ़ाने का ऐलान किया। ट्रंप प्रशासन ने पुष्टि की कि यूएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अब कैरेबियन सागर की ओर रवाना किया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और अमेरिका का नवीनतम एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये कदम अमेरिकी इतिहास के किसी भी एंटी नारकोटिक्स अभियान से कहीं ज्यादा बड़ा सैन्य प्रदर्शन माना जाता है। अब इसके साथ ही सितंबर से अमेरिका ने कैरेबियन सागर में संदिग्ध ड्रग नावों पर 10 घातक हमले किए जिनमें करीब 40 लोग मारे गए। पेंटागन ने बताया कि इसमें कुछ वेनेजुएला के नागरिक भी थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह ऑपरेशन अपराधी नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए सही कदम है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ड्रग आपूर्ति की जड़ें नष्ट नहीं हो जाती। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने उन हमलों का भी विरोध किया जिनमें पिछले महीने से अब तक का कम से कम 43 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2 हमलों में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाया गया जहां पर कोलंबिया का तट है। गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका पर कैरेबियन सागर में एयर स्ट्राइक करके निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया था। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति को अवैध ड्रग लीडर और बुरा आदमी कहकर संबोधित किया था। पेट्रो, जिनका अब सिर्फ 10 महीने का कार्यकाल बाकी है, लंबे समय से इन अमेरिकी सैन्य हमलों के विरोधी रहे हैं। ये कोलंबिया में 6 दशकों से चल रहे संघर्ष को शांति वार्ता और आत्मसमर्पण समझौतों के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी बड़ी सफलता उन्हें नहीं मिली। पेट्रो का इस साल ट्रंप के साथ में कई बार झगड़ा हुआ। सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बारे में कि आखिर वो कौन है, क्या है। और दरअसल गुस्तावो पेट्रो के बारे में जानिए। 7 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति पद की एक तरह से उन्होंने शपथ ली। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के तौर पर उनकी छवि है। 17 सालों में पेट्रो ने M19 गुरिल्ला समूह ज्वाइन किया। 1985 में सेना ने गिरफ्तार भी किया था। 1990 के दशक में ग्रुप के डीमोबिलाइजेशन के बाद में वो एक तरह से राजनीति में आए और 1991 में कोलंबिया की संसद के वो सदस्य चुने गए। 2006 के संसदीय चुनाव में वो सीनेट के सदस्य चुने गए तो 2010 में राष्ट्रपति चुनाव उनकी ओर से लड़ा गया, लेकिन इस दौरान उन्हें जीत नहीं मिली। 2011 से 15 तक बोगोटा के वो मेयर के तौर पर जिम्मेदारी संभालते रहे और यहां से समाजवादी और सुधारवादी छवि को उनकी तरफ से विस्तार मिला। 2018 में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में दूसरे स्थान पर वो रहे तो 2022 में रोडाल्फो हर्नांडेज को हराकर वो राष्ट्रपति बने। 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पेट्रो, जिसने कोलंबिया के राजनीतिक लैंडस्केप में एक ऐतिहासिक बदलाव चलाया, उनके अभियान का फोकस असमानता को कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, पेंशन में सुधार और अनप्रोडक्टिव लैंड पर हाई एक तरह से चार्ज लगाने पर केंद्रित था। पेट्रो ने खुद को सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय एकता के पैरोकार के रूप में स्थापित किया है।
पदभार ग्रहण करने के बाद से ही पेट्रो ने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया और वामपंथी लैटिन अमेरिकी नेता, जिनमें ब्राजील हो या फिर लुइस इनासिया लूला दा सिल्वा, चिली के गैब्रियल बोरेक और मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम शामिल हैं, उनके साथ में उन्होंने अपने रिश्तों को मजबूत किया। उन्होंने वेनेजुएला के निकोलस मादुरो के साथ में राजनयिक संबंध भी बहाल किए, जो पूर्व राष्ट्रपति इवान डुके के कार्यकाल में एक तरह से सस्पेंड कर दिए गए थे। हालांकि अमेरिकी नीतियां और हालिया जो प्रतिबंध हैं, उनकी आलोचना एक बड़ी कूटनीतिक दरार का संकेत जरूर देती है। पेट्रो इस बात पर जोर देते हैं कि कोलंबिया को एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए। वहीं ट्रंप और पेट्रो एक दूसरे के विरोधी हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों के बीच में इस साल कई बार काफी टकराव देखने को मिला है। पेट्रो वामपंथी नेता हैं, वो गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, जमीन सुधार करना और पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप दक्षिणपंथी नेता हैं, वो बाजार व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं और अपने तरीके से सख्त कानून वो बनाना पसंद करते हैं। ट्रंप को लगता है कि पेट्रो की जो नीतियां हैं वो अमेरिका के फायदे के खिलाफ है। साथ ही पेट्रो ने नशे की चीजों पर नियंत्रण में अमेरिका के हिसाब से काम नहीं किया। पेट्रो अपनी नीतियां और अपने फैसले स्वतंत्र तरीके से लेते हैं, जो अमेरिका को पसंद नहीं आता। अब पेट्रो के परिवार के जो कुछ लोग हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप भी लगे हैं। ट्रंप प्रशासन ने इसे एक तरह से बहुत गंभीर बताया था। पेट्रो और ट्रंप के बीच में किन मुद्दों को लेकर तनातनी हुई है, उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। दरअसल पेट्रो और ट्रंप के बीच में पिछले कई बार लंबे वक्त से विवाद देखने को मिला है। हाल ही में इसी साल जनवरी 2025 में डिपोटी फ्लाइट विवाद हुआ था। आपको याद होगा, जब यहाँ पर अमेरिका ने 2 सैन्य विमान इस दौरान भेजे थे और इस पर एक बड़ी तस्वीर नजर आई थी, जिनमें कोलंबिया के निर्वासित नागरिकों को एक तरह से वापस लाया जाना था और राष्ट्रपति पेट्रो ने इन विमानों को अपने देश में उतारने से सीधे सीधे मना कर दिया, सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% टैरिफ लगाने की सीधी सीधी धमकी दी थी, समझिए। वहीं ट्रंप ने वीजा प्रतिबंध भी लगा दिए थे और वीजा प्रतिबंध लगाने के बाद में ये तल्खी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। कुछ दिनों के बाद में दोनों देशों ने समझौता जरूर किया, लेकिन समझौते के बाद में भी जो मनमुटाव था वो खत्म नहीं हुआ। कोलंबिया ने निर्वासित नागरिकों को उसके बाद में स्वीकार कर लिया था और वही उसके बाद में इसी साल कुछ समय पहले जो ड्रग्स हैं उसको लेकर भी सितंबर में एक बड़ी तनाव और बड़ी तस्वीर नजर आई थी। यहाँ पर नारकोटिक्स सर्टिफिकेशन के तहत अमेरिका की कोलंबिया पर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया को ड्रग कंट्रोल असफल एक तरह से घोषित किया था। ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो किया जा रहा था, कोलंबिया ने अमेरिकी हथियार खरीद को भी एक तरह से निलंबित कर दिया था, जो साझेदारी दोनों देशों के बीच में थी। आप ये समझिए, सीधे सीधे बार बार कोलंबिया की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये और भी ज्यादा तल्खी को बढ़ा देता है। अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में बोट पर कई बार हमले किए, उसकी बड़ी तस्वीरें भी हमने दिखाई और ये सितंबर से अक्टूबर यानी कि इन्हीं पिछले 2 महीनों के बीच में देखने को मिला है। बार बार तस्वीर आई, दावा किया गया कि ड्रग तस्करी बोट पर यह हमले किए गए थे, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और कई कोलंबियाई मछुआरों की भी इन हमलों में मौत हुई है। ऐसा बड़ा दावा कोलंबिया की तरफ से किया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ड्रग के खिलाफ कार्रवाई थी। अब राष्ट्रपति पेट्रो ने इन तमाम हमलों को सीधे हत्या, मर्डर करार दिया है। उनका कहना है कि यूएस की तरफ से यह हत्या की गई है और ट्रंप ने इन हमलों का एक तरह से समर्थन किया था। वो बार बार ये कहते रहे कि जो हमले हैं वो ड्रग्स के खिलाफ है। ट्रंप ने अमेरिकी आर्थिक सहायता कम करने का इस बीच ऐलान कर दिया, जब दोनों देशों के बीच में तल्खी बढ़ी। अब समझिए, कोलंबिया पर नए टैरिफ लगाए, सैन्य सहयोग समाप्त करने की घोषणा भी इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दी गई थी। अमेरिका ने पेट्रो पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया और ये आरोप पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार ये आरोप देखने को मिला है। ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति और परिवार पर भी अब सैंक्शन लगा दिए। समझिए, अभी तक तो किसी देश पर अमेरिका सैंक्शन लगा रहा था, लेकिन अब राष्ट्रपति पर सैंक्शन लगाए हैं। ड्रग तस्करी के आरोप लगाते हुए न सिर्फ पेट्रो बल्कि उनके पूरे परिवार पर भी सैंक्शन
सैंक्शंस लगाए गए हैं। पेट्रो ने अमेरिकी अदालत में अब मुकदमा दायर करने की घोषणा की है और ये स्पष्ट कहा है कि मेरी तरफ से अब जो ये पूरा लड़ाई है वो अमेरिका में लड़ी जाएगी। अमेरिकी नीति के खिलाफ अब खुले तौर पर विरोध दर्ज कराया है पेट्रो की तरफ से, और क्योंकि अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं, अमेरिका में जितनी भी ये कहा जाए कि संपत्तियां हैं, अब वो भी एक तरह से फ्रीज कर दी जाएंगी। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने अपनी ड्रग नीति का बचाव किया। पेट्रो ने बार बार अपनी नीति का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जो सरकार है उसने रिकॉर्ड कोकीन जब्ती की और कोका पत्ती की खेती और कोकीन उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर वाले संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यकाल की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय जो रिपोर्ट आई है उसमें कोलंबिया ड्रग्स पर UNODC की रिपोर्ट है। उसमें कोका की खेती के लिए जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाने की बात कही। पिछले एक दशक में जमीन 3 गुना बढ़ी है। 2013 में जो क्षेत्रफल लगभग 85,000 हेक्टेयर था, 2023 आते आते रिकॉर्ड 2,53,000 हेक्टेयर एक तरह से हो गया है। ये न्यूयॉर्क शहर के आकार का लगभग 3 गुना है। कोलंबिया में कोकीन उत्पादन 53% तक बढ़ा है, ऐसा दावा किया जाता है। ये कोलंबिया ड्रग्स UNODC की रिपोर्ट है। अब आगे समझिए, पेट्रो ने इस आंकड़े को एक तरह से फर्जी बताया। कोलंबिया की तरफ से इस रिपोर्ट को फर्जी बताया गया है। अमेरिका ने लगभग 30 वर्षों में पहली बार कोलंबिया को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया जो ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में सहयोग नहीं कर रहे। अब अमेरिका कोलंबिया पर ड्रग तस्करी का आरोप क्यों लगाता है, ये भी समझना जरूरी है। UN के अनुसार कोलंबिया दुनिया में कोकीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इस देश में कोका पत्तियों की खेती पिछले साल सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। और समझिए, कोलंबिया का नाम जैसे ही आता है तो ड्रग माफिया या फिर कोकीन की चर्चा जरूर हो जाती है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए वो भी समझिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कोलंबिया में नशे की खेती होती है, दावा है। कोलंबिया में एक पौधा उगता है जिसे कोका कहा जाता है, कोका, और इसी से ही बनता है कोकीन। ये भी बड़ा दावा किया जाता है। कोका से ही कोकीन बनाई जाती है और इसीलिए इसको ये कहा जाए कोलंबिया उत्पादक है कोकीन का। गरीब किसान इसकी खेती करते हैं और बड़े स्तर पर इसकी खेती की जाती है क्योंकि इससे जल्दी और ज्यादा कमाई होती है। ज्यादा आसानी से यहाँ पर गरीब कमाई कर सकता है। खेती ज्यादातर सरकार के कम नियंत्रण इलाकों में होती है जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप कम है। दुनिया में कोकीन का 60% से ज्यादा कोलंबिया से ही आता है और इसीलिए कोलंबिया एक बहुत बड़ा हब ड्रग्स के लिए कहा जाता है। इसका फायदा ड्रग कार्टेल्स सीधे सीधे उठाते हैं और ड्रग कार्टेल्स यहाँ से ही ये कहा जाए कि अब एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। जो ड्रग कार्टेल्स हैं वो खेती, तस्करी और सुरक्षा एक तरह से नियंत्रित करते हैं, ऐसा बड़ा दावा किया जाता है। अमेरिका कोकीन की सबसे बड़ी मार्केट है, ये अपने आप में बहुत गंभीर जरूर हो जाता है और डोनाल्ड ट्रंप ड्रग्स के खिलाफ है। कोलंबिया से कोकीन की समंदर के रास्ते तस्करी होती है और बड़े स्तर पर कार्टेल्स जो हैं वो समंदर के माध्यम से ही ये पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। मैक्सिको के जरिए अमेरिका तक तस्करी लगातार की जाती है। कोलंबिया से मैक्सिको से सीधे सीधे कहा जाए US के अलग अलग इलाकों में, ब्राजील और अफ्रीका के जरिए यूरोप तक तस्करी भी करने का आरोप, ऐसी बातें सामने आती हैं। और यही वजह है कि समंदर में कई कार्टेल्स को, कई शिप्स को टारगेट किया जाता है। कोलंबिया इस स्थिति तक एक रात में या फिर संयोग से नहीं पहुंचा, इसके पीछे कई वजह, कई कारण हैं। 2015 में कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने एरियल फ्यूमिगेशन, हवाई छिड़काव को रोक दिया और ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल बैन कर दिया। ये हर्बिसाइड कोका पौधों को मारने में प्रभावी था, लेकिन स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से इसे बैन कर दिया गया। अब 2016 आते आते यहाँ पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जुआन मैनुअल सेंटोस, उन्होंने कोका के बजाय गैर अवैध फसलें उगाने की स्कीम शुरू कर दी। किसानों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई। कई नए किसान जिन्होंने पहले कभी भी कोका की खेती नहीं की थी, उन्होंने सब्सिडी पाने के लिए कोका उगाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सेंटोस के जो दूसरे कार्यकाल था, सेंटोस के दूसरे कार्यकाल में 2014-18 में कोका की खेती लगभग दोगुनी हो गई। 96,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,70,000 हेक्टेयर।
हालांकि 2022 में राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पैस टोटल यानी कि टोटल पीस नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य था ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे ELN नेशनल लिबरेशन आर्मी उन्हें बातचीत की मेज पर लाना। इसके बावजूद कोलंबिया अब पहले से अधिक नशीले पदार्थ पैदा कर रहा है। आपको ये भी बताते चले कोलंबिया की कोकीन से कमाई की वो भी बहुत ज्यादा है। ये भी आपको बताएं कि कितना उत्पादन कोलंबिया कोकीन का करता है, कितना इसका एक तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। कोलंबिया में कोकीन उत्पादन की अगर बात की जाए तो 2023 में 2664 मीट्रिक टन कोकीन का उत्पादन कोलंबिया ने किया। 2022 के मुकाबले लगभग 53% से ज्यादा इसे माना जाता है और इतनी कोकीन जिसे भरने के लिए 20 बोइंग 747 कार्गो प्लेन हर साल चाहिए होंगे। पिछले साल ही कोका की खेती में 10% की वृद्धि हुई। 2024 में 2,53,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती उत्पादन क्षमता 50% से अधिक बढ़ गई। ड्रग्स तस्करी से हर साल 15 से 20 अरब डॉलर की कमाई होती है। 2022 में कोकीन निर्यात से आय करीब 18.2 अरब डॉलर की मानी जाती है और 2023 में कुल आय 19 से 20 अरब डॉलर के बीच रही। हालांकि जैसा कि कोलंबिया सरकार ड्रग तस्करी पर कार्रवाई की बात करती है, उसके हिसाब से कोलंबिया की सेना ने 2024 में लगभग 626 टन कोकीन जब्त किया, जो 2023 के मुकाबले 35% ज्यादा है। 62 देशों के साथ संयुक्त ऑपरेशन ओरियन के तहत 225 टन कोकीन जब्त की गई। अमेरिका में जब्त की गई कोकीन के लगभग 84% स्रोत कोलंबिया था। 2023 में वैश्विक कोकीन उत्पादन में 68% की वृद्धि हुई, जिसमें कोलंबिया का प्रमुख योगदान था और ये रिकॉर्ड जब्ती कोलंबिया की ड्रग्स के खिलाफ सख्त नीतियां और अभियान की गवाही है। और यही वजह है कि ट्रंप कोलंबिया पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और राष्ट्रपति पेट्रो को ड्रग्स तस्कर बताते हैं। चलिए अब वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रंप के उस सपने की जो ना सिर्फ आकार में बल्कि शानो शौकत में भी दुनिया के हर महल को पीछे छोड़ देगा। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार राजनीति नहीं बल्कि भव्यता की वजह से। व्हाइट हाउस में अब दुनिया का सबसे शानदार बॉलरूम बनने जा रहा है। जी हां, ट्रंप ने इसकी घोषणा खुद की और इसे द ग्रैंड व्हाइट हाउस बॉलरूम नाम दिया गया। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा और आकर्षक है कि इसे देखकर कोई भी कहेगा कि भाई ये इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति द्वारा किया गया सबसे भव्य निर्माण है। अब अमेरिका में व्हाइट हाउस के एक ईस्ट विंग को गिरा दिया गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर काम जो किया जा रहा है, व्हाइट हाउस के उस हिस्से में अब बॉल रूम बनाया जाएगा। इस बॉल रूम को बनाने में 300 मिलियन का खर्च आने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर ट्रंप ने कई महीनों पहले प्रस्ताव रखा था और ट्रंप ने जुलाई में जब अपनी योजनाओं का खुलासा किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस में बुलडोजर चलवा दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि बुलडोजर ने अपना काम पूरा भी कर दिया है। अब सैटेलाइट तस्वीरें क्या कहती हैं? सैटेलाइट तस्वीरें आप मेरे पीछे देखते जाइए। इन तस्वीरों के अनुसार उस इलाके में अब मलबे का एक बड़ा धब्बा देखा जा सकता है। दिखाती हूँ आपको। ये जो आपको दो घेरे नजर आते हैं, दरअसल ये व्हाइट हाउस का ही इलाका है और ये वाला पोर्शन व्हाइट हाउस का यही हिस्सा है जहां पर अब सिर्फ आपको ब्राउन कलर के धब्बे नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मलबा है, ये मलबा है यहाँ पर बुलडोजर चलने के बाद में। अब भूरा धब्बा जो दिख रहा है इस पर पहले इमारत हुआ करती थी, लेकिन 1 महीने से भी कम समय पहले ली गई ये सैटेलाइट तस्वीरें उस विंग को दिखा रही हैं जिसमें अमेरिका की फर्स्ट लेडी का ऑफिस हुआ करता था। यही फर्स्ट लेडी का स्टाफ भी रहता है और ये विंग 1902 में बना था। 1942 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसे बढ़ाया था, जिसे एक अंडरग्राउंड बंकर भी का इसमें माना जाता है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक के हिस्से को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया और ये ट्रंप द्वारा पहले की गई घोषणा से कई बड़े लेवल पर हुआ। राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट बिजनेसमैन रहे, ये पूरी दुनिया जानती है। भव्य इमारतें, लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनवाना उनका बिजनेस है और बड़ा शौक भी। ट्रंप हमेशा से व्हाइट हाउस को अपनी स्टाइल में बदलना चाहते थे। 2024 के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया। ये प्लान था एक ग्रैंड बॉल रूम बनवाने का। ये बॉल रूम इतना बड़ा होगा कि इसमें 999 लोग एक साथ आ सकेंगे। बॉल रूम का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिर बॉल रूम होता क्या है जिसके लिए इतनी जगह खाली की जा रही है।
आइए आपको बताती हूँ कि आखिर बॉलरूम क्या है। उस बॉलरूम को समझिए, एक बड़ा और बेहद शानदार हॉल जिसे कहा जाता है, जहां पर कई अलग अलग तरह के आयोजन हो सकते हैं, जहां पर डांस, पार्टियां, औपचारिक प्रोग्राम यहां पर होते रहे। बॉलरूम में बहुत सारी जगह होती है, बड़ी संख्या में मेहमान आ सकते हैं, खास मेहमानों के लिए समारोह या फिर भोज भी रखा जाता है। बॉलरूम का फर्श डांस के लिए चिकना और खुला होता है। हॉलीवुड या हार्डवुड या मार्बल जैसे फर्श होते हैं। महलों में, बड़ी होटलों या फिर सरकारी इमारतों में आपने देखा होगा, ठीक उसी तरह का बॉलरूम का भी आकार और स्थिति नजर आती है। अब ट्रंप के अनुसार ये पिछले 150 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है। व्हाइट हाउस में एक विशाल रूम है, बॉलरूम हो, जहां पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और दूसरे सरकारी कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब जरिए मैं आपको ये 2 तस्वीरें दिखाती हूँ कि ये पूरा दरअसल व्हाइट हाउस का एक इलाका है। एक है वेस्ट विंग, एक है ईस्ट विंग। और देखिए, ये अब इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो ईस्ट विंग का ये जो इलाका है, आप पहले की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हिस्सा नजर आ रहा है। ये फर्स्ट लेडी का ऑफिस हुआ करता था इस जगह पर, लेकिन अब जो एक सैटेलाइट इमेज आई उसमें वहाँ पे वो पूरा इलाका सिर्फ ये कहा जाए मलबे में नजर आता है, ये ईस्ट विंग का इलाका। अब यहाँ पर ये डिमोलिश स्ट्रक्चर है और ये यहाँ से जो पूरा इलाका है, यहाँ पर न्यू बॉलरूम बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। यानी कि जब बॉलरूम बन जाएगा तो क्या परिवर्तित नजर आएगा। परिवर्तित यहाँ पर कोई नई बिल्डिंग ऐड नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर ईस्ट विंग का जो हिस्सा है वो यहाँ पर हटाकर अब नया बॉलरूम तैयार किया जा रहा है। डिमोलिश स्ट्रक्चर इसी रूप में यहाँ पर एक बड़ा भव्य दिव्य बॉलरूम बनकर तैयार होगा। बॉलरूम के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। ट्रंप ये दावा करते हैं कि 150 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है कि व्हाइट हाउस में एक बड़ा, एक विशाल बॉलरूम हो, जहां पर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए, दूसरे सरकारी कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या हो, लोग इकट्ठे हो सके। अब ईस्ट रूम को मेहमानों के वेलकम एरिया के रूप में बदला जाएगा, जहां पर मेहमान कॉकटेल या स्नैक्स का आनंद लेने के बाद में बॉलरूम में एंट्री करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को जनवरी 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि ट्रंप का जो संभावित दूसरा कार्यकाल है उसका अंत इस दौरान होगा और उसी के पहले ही इसे पूरा किया जाएगा। ऐसी रणनीति तैयार की गई है। अब आइए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये बॉलरूम कितना खास रहने वाला है, क्या है खासियत। फ्रांसीसी बारोक शैली में इसे डिजाइन किया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। नया बॉलरूम लगभग 90,000 वर्ग में फैला होगा। व्हाइट हाउस की तुलना में कहीं बड़ा ये रहने वाला है। 999 मेहमानों के एक साथ बैठने की क्षमता होगी। वहीं राजकीय भोज, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स, औपचारिक पार्टियां इसमें की जाएंगी। डिजाइन ट्रंप के फ्लोरिडा क्लब मारे लागो के शानदार बॉलरूम से प्रेरित होगा। गोल्डन डेकोरेशन होगा, बुलेट प्रूफ ग्लासेस यहां पर होंगे, भव्य चांदनी झूमर लगाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि सोने के झूमर भी होंगे। कॉरिंथियन कॉलम और आर्च विंडो भी इसमें लगाई जाएंगी। तो बस आप इसको इमेजिन कीजिए कि कितना खूबसूरत और कितना भव्य इस बॉलरूम को बनाने की जो कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल में पहले भी व्हाइट हाउस की सजावट में कई बड़े बदलाव किए थे, जैसे ओवल ऑफिस का नया डिजाइन, रोज गार्डन का रेनोवेशन और लिंकन बेडरूम के बाथरूम का एक तरह से आधुनिकीकरण। लेकिन इस बार का प्रोजेक्ट इन सभी से कहीं ज्यादा भव्य और ऐतिहासिक बताया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि नए निर्माण से मौजूदा इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। नया बॉलरूम व्हाइट हाउस के पास में होगा, लेकिन उसे टच नहीं करेगा। हालांकि ईस्ट विंग पर बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि ईस्ट विंग को तो तोड़ा गया है, क्योंकि वो एक तरह से व्हाइट हाउस का ही एक तरह से हिस्सा था। व्हाइट हाउस के अधिकारी कहते हैं कि इस परियोजना के लिए $350 मिलियन जुटाए गए हैं, जबकि निर्माण पर अभी $300 मिलियन पहले से ही खर्च हो चुके हैं। ट्रंप को बॉलरूम के लिए इतना पॉजिटिव, इतना जबरदस्त समर्थन मिला है कि उन्हें अभी भी दान मिल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ने उन डोनर्स की लिस्ट जारी की जो व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में नए बॉलरूम के निर्माण के लिए फंड दे रहे हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि भाई जो बॉलरूम है उस पर होने वाला खर्च पूरी तरह से प्राइवेट फंडिंग से पूरा हो रहा है, यानी कि इसका टैक्स पेयर्स पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। बॉलरूम के लिए फंड रेजिंग उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। समर्थकों ने जितना अनुमान था निर्माण लागत से भी ज्यादा पैसा दिया। ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से करोड़ों डॉलर का योगदान देने का एक तरह से निर्णय लिया, ऐसी बात कही जा रही है।
वह यूट्यूब, गूगल जैसी कंपनियां भी लगातार पैसा दे रही हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने खासतौर से इस बॉलरूम के लिए ये कहा जाए कि फंड दिया है। इसमें अमेजॉन शामिल है, मेटा प्लेटफॉर्म शामिल है, एप्पल कंपनी शामिल है, कॉइनबेस शामिल है, गूगल, लॉकहीड मार्टिन, माइक्रोसॉफ्ट, टी मोबाइल, प्लेटिटीर टेक्नोलॉजीज। ये वो बड़ी कंपनीज हैं जो सीधे सीधे व्हाइट हाउस के इस बॉलरूम को रेनोवेट या कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े स्तर पर फंड दे रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि नेक्स्ट एरा एनर्जी, रिपल, रेनॉल्ड्स अमेरिकन, यूनियन पैसिफिक, अल्टीरिया ग्रुप, बूज एलन हैमिल्टन, एचपी इंक, कॉमकास्ट, कैटरपिलर, ये भी वो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है बाकायदा यूएस की तरफ से। और ये बताया गया है कि ये वो बड़ी कंपनियां हैं जो इस बॉलरूम को बनाने में फंड एक तरह से हेल्प कर रही हैं। नया बॉलरूम व्हाइट हाउस के मुख्य हिस्से से लगभग दोगुना बड़ा होगा। मौजूदा जो व्हाइट हाउस है उसकी इमारत लगभग 55,000 फुट की है, लेकिन जो नया बॉलरूम है वो इससे भी कई ज्यादा बड़ा रहने वाला है। ट्रंप का कहना है कि ये इतना बड़ा है कि इसमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह तक हो सकता है। ट्रंप की ओर से ये कदम उस समय उठाया गया जब अमेरिका में सरकारी शटडाउन तीसरे सप्ताह में चल रहा है। अब आलोचक कह रहे हैं कि भाई जो ट्रंप है वो सेल्फ प्लेजर के लिए व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि ट्रंप समर्थक इसे राष्ट्रीय गौरव को पुनर्निर्मित करने वाला कदम बताते हैं। अगर बात करें बॉलरूम की तो ये कोई नया टर्म या फिर निर्माण नहीं है। बॉलरूम का इतिहास बहुत पुराना है और ये औपचारिक डांस और सामाजिक समारोहों के लिए विकसित हुआ था। बॉलरूम शब्द लैटिन शब्द बैलेरी से आया, जिसका अर्थ है नाचना यानी कि डांस करना। सबसे पहले यूरोप में महलों और किलों में बड़े हॉल बनाए गए। शुरुआती बॉलरूम ज्यादातर महलों और शाही दरबारों में हुआ करते थे। इन जगहों पर रॉयल्टी और उच्च वर्ग के लोग मिलते और डांस करते थे। फर्श चिकना मजबूत होता था ताकि लोग नाच सकें, आराम से यहाँ पर डांस कर सकें। छतें ऊंची होती थी, भव्य सजावट होती थी जिससे झूमर और पेंटिंग्स देखने में और भी ज्यादा आकर्षक लगे। 18वीं और 19वीं सदी में फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में बॉलरूम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। अमेरिका में भी यही एक तरह से ट्रेंड आया, खास करके न्यूयॉर्क, बॉस्टन और फिलाडेल्फिया में, और यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स और क्लबों में इसका चलन उसी दौर से नजर आने लगा। अब आज के बॉलरूम सिर्फ डांस के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर शादियाँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रिसेप्शंस और कई प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं जिनका इस्तेमाल बॉलरूम एक तरह से होता है। और इसी तरह के ग्रैंड बॉलरूम का सपना डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे हैं और माना जा रहा है कि 2029 तक ये बॉलरूम बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो युवाओं को सतर्क करने के लिए काफी ज्यादा अहम है। जी हां, आजकल के युवा अच्छी नौकरियां, अच्छी इनकम चाहते हैं और इसके लिए वो विदेशों में जाने का सपना देते हैं। कुछ मेहनत से, बहुत कुछ चतुराई से कमाते हैं। आज के दौर में जहां पर लोगों को एक नौकरी नसीब नहीं हो पाती, लेकिन मेहुल गोस्वामी एक साथ दो नौकरी करके अब मुसीबत में फंस गए। न्यूयॉर्क में रहने वाले 39 साल के भारतीय मूल के एक शख्स मेहुल गोस्वामी पर मून लाइटिंग करके राज्य सरकार को धोखा देने और $50,000 से ज्यादा की चोरी करने के गंभीर आरोप लगे। मेहुल गोस्वामी को न्यूयॉर्क की एक सरकारी एजेंसी में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने के आरोप में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे 15 साल की सजा सुनाई जा सकती है। दरअसल मेहुल गोस्वामी नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने एक परमानेंट नौकरी में रहने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरी नौकरी भी की और इससे 40 लाख रुपए कमाए। गोस्वामी न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में काम करता था। मेहुल पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के दौरान प्राइवेट नौकरी की और इससे एक्स्ट्रा पैसा कमाया। उस पर मून लाइटिंग का आरोप है और ऐसा करने पर अब कई साल जेल में गुजर सकते हैं। न्यूयॉर्क में ये एक गंभीर क्लास का अपराध है। इसे कोसाटिको काउंटी शेरिफ ऑफिस ने गोस्वामी को सेकंड डिग्री ग्रैंड लार्सेनी यानी कि बड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। मामले में गोस्वामी को 15 साल की ज्यादा सजा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है वो समझिए। आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि पूरा मामला क्या है। यूएस में मून लाइटिंग का मामला दरअसल सामने आया था। मेहुल स्टेट की सरकारी आईटी डिपार्टमेंट में काम करता था
और मेहुल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर पदस्थ था और इसी पोस्ट पर वो अपनी सेवाएं दे रहा था। नौकरी से उन्होंने 2024 में करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए कमाए, ऐसी कई अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लेकिन मार्च 2022 में मेहुल ने एक निजी कंपनी भी ज्वाइन की, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी भी उनकी तरफ से ज्वाइन की गई। माल्टा की सेमीकंडक्टर कंपनी ग्लोबल फाउंड्रीज में भी उन्होंने काम किया। अब समझिए, जबकि वो पहले से एक सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे, सरकारी नौकरी करते करते उन्होंने एक दूसरी प्राइवेट फर्म ज्वाइन करी और सरकारी नौकरी से सैलरी लेकर काम का एक तरह से उन्होंने दिखावा किया, जबकि सारा फोकस वो प्राइवेट जॉब पर दे रहे थे, ऐसी भी बात कही गई है। $50,000 लगभग करीब 42 लाख रुपए इस बीच उनकी तरफ से इस दौरान कमाए गए, ये बड़ी बात कही गई। तो यूएस में ये मूनलाइटिंग का मामला जो है वो इस दौरान सामने आया। मेहुल ने सरकारी नौकरी में घंटों में प्राइवेट काम किया, जिसमें टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान हुआ। अमेरिकी कानून में इसे ग्रैंड लार्सनी यानी कि बड़ी चोरी माना जाता है, जो कि एक बहुत गंभीर अपराध है। मेहुल ने सरकारी नौकरी में के घंटों में प्राइवेट काम किया है, जिससे टैक्स पेयर्स का पैसे का नुकसान तो हुआ, और जैसा हमने आपको बताया यहाँ पर गंभीर आरोप माना जाता है। जब मेहुल गोस्वामी राज्य सरकार में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत थे, 2024 में उनकी सालाना सैलरी $1,17,891 यानी कि लगभग 98 लाख रुपए थी। 2024 में एक गुमनाम ईमेल से गोस्वामी के खिलाफ जांच शुरू हुई। ईमेल में गोस्वामी पर आरोप लगाया गया कि वो स्टेट की नौकरी के दौरान उसी समय प्राइवेट कंपनी के लिए भी काम करते हैं। एक ईमेल के आधार पर गोस्वामी के खिलाफ जांच शुरू हुई। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक निजी एम्प्लॉयर के लिए नहीं, उन्हीं घंटों में एक तरह से उन्होंने काम किया जब उन्हें एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी। गोस्वामी का ये काम उस भरोसे को गंभीर रूप से तोड़ा और उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के लिए काम करते हुए दूसरी फुल टाइम नौकरी करना जनता के पैसे और टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर मून लाइटिंग जिसका इतना जिक्र होता है वो क्या होती है। मून लाइटिंग क्या है समझिए। दरअसल जब कोई एक साथ कई नौकरियां करता है, परमानेंट नौकरी के साथ में कमाई के लिए कोई दूसरी परमानेंट नौकरी अगर पाता है तो उसे मूनलाइटिंग कहा जाता है। कर्मचारी अपनी उपलब्धता छिपाते हैं, कई कंपनियों के लिए काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम नौकरी या स्टार्टअप या फिर साइड बिजनेस, ऑनलाइन ट्यूशन जैसे लोग मूनलाइटिंग को ज्यादा कमाई का जरिया मानते हैं। अब डिजिटल टूल्स ने मूनलाइटिंग को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। पिछले कुछ सालों में ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ा। हाल ही में देखा गया कि लोग एक या दो नहीं बल्कि एक साथ कई कंपनियों में काम कर रहे थे। जब इसका खुलासा हुआ तो सभी कंपनियों के होश उड़ गए। भारत में ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कंपनी अपनी शर्तों का उल्लंघन बताते हुए कर्मचारी को तुरंत नौकरी से निकाल सकती है। जब भी आप किसी कंपनी के साथ में काम करते हैं तो ज्वाइन करते ही आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि इस नौकरी के साथ आप बगैर बताए दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और कंपनी कर्मचारी पर एक्शन ले लेती है। इस तरह का काम करने वाले कई लोगों की नौकरियां कई बार गई हैं। अक्सर कंपनियां उन्हें सीधे टर्मिनेट कर देती हैं। अमेरिका में मून लाइटिंग को लेकर कानून बहुत ज्यादा सख्त है, खास करके अगर ये सरकारी नौकरी के दौरान होता है तब तो और भी ज्यादा, और इसे सरकारी पैसे या फिर सरकारी संसाधनों का गलत उपयोग माना जाता है। और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो मून लाइटिंग के तहत 15 सालों तक की जेल हो सकती है। वहीं भारत में कोई सीधा कानून तो नहीं है जो मून लाइटिंग को पूरी तरह से गैर कानूनी या फिर अवैध घोषित करता हो, इसीलिए ये अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग तौर पर नजर आता है। ज्यादातर कंपनियां कर्मचारी को किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करने या फिर व्यवसाय करने की परमिशन नहीं देते। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट 1964 के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए मून लाइटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अगर आपका दूसरा काम आपकी मेन कंपनी के काम को प्रभावित करता है तो ये गलत ही माना जाएगा। अब मून लाइटिंग पहले इतना फेमस नहीं था, अभी इसका ज्यादा नाम आने लगा है, खासतौर से यूथ इसका ज्यादा इस्तेमाल करता है। आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर युवाओं को मून लाइटिंग की जरूरत महसूस क्यों हो रही है। कोविड-19 महामारी का वक्त था जब वर्क फ्रॉम होम का चलन और भी ज्यादा बढ़ा। महामारी के दौरान और बाद में घर से काम करने की सुविधा ने कर्मचारियों को ज्यादा नौकरी करने का अवसर दे दिया। क्यों? क्योंकि कंपनियों के लिए जो कर्मचारी हैं उन पर निगरानी करना मुश्किल हो गया था
और इसी वजह से कई लोग अपनी नियमित नौकरी के साथ में दूसरी नौकरी भी करने लगे। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर मून लाइटिंग का चलन कैसे बढ़ा। ज्यादा पैसे की जरूरत कहा जाता है कि मून लाइटिंग को और भी ज्यादा बढ़ावा देती है। महंगाई, खर्च बढ़ने की वजह से लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और इसीलिए वो एक नहीं बल्कि दो नौकरी या 2 से ज्यादा जगहों पे काम करने का ऑप्शन ढूंढते हैं। फ्रीलांस और डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ईजी है। ऑनलाइन काम जैसे फ्रीलांसिंग, ड्राइविंग, ऑनलाइन ट्यूशन वाले, ये सारे ऑप्शंस लोगों को ज़्यादा आसान लगते हैं। कंटेंट क्रिएशन ने मून लाइटिंग को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है। वहीं कुछ जगह पूरा समय नौकरी नहीं मिलती, कई जगहों पर ऐसी भी क्योंकि स्थिर नौकरी की कमी है, इसीलिए लोग एक साथ 2 नौकरी करते हैं ताकि उनकी लाइफस्टाइल इजी रहे। जीवन यापन के लिए वो अलग मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं। काम के नए ऑफर्स जो हैं, इंटरनेट और एप्स की मदद से छोटे छोटे काम करना और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। इसीलिए अब लोग उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं और मून लाइटिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आर्थिक कारणों ने मिलकर मून लाइटिंग की प्रथा को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया है, खासतौर से आईटी जैसे सेक्टर्स में। यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा है, मून लाइटिंग के फ़ायदे हैं। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो परिवार के खर्च हो, ऋण हो या फिर बचत के लिए लोगों को मदद मिलती है। दूसरी नौकरी से नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। आपका सीवी या करियर के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर मेन नौकरी चली भी जाए तो दूसरी नौकरी से एक तरह से आय बनी रहती है। वहीं लगातार काम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। मून लाइटिंग से 2 काम करने से ध्यान बढ़ता है। दूसरी नौकरी से मिली आय पर सही टैक्स भरना जरूरी होता है। अमेरिका और यूरोप में लगभग 40% कर्मचारी अपनी मुख्य नौकरी के अलावा कोई पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, जबकि भारत में एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन शिक्षा बढ़ने के कारण युवाओं में मून लाइटिंग और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। चलिए वर्ल्ड नाउ में अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं थाईलैंड की। सबसे लंबे समय तक थाईलैंड की रानी रहने वाली सिरिकित इस दुनिया से अब अलविदा कह गई है। यहाँ पर लंबी बीमारी के बाद में 93 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। रानी सिरिकित कुछ समय से ब्लड इन्फेक्शन से पीड़ित थी। 2012 में स्ट्रोक आने के बाद से ही सार्वजनिक जीवन से वो दूर जा चुकी थी। 2019 से अस्पताल में वो भर्ती रही। उन्हें 17 अक्टूबर को ब्लड इन्फेक्शन हुआ, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। राज परिवार और राज कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष का शोक काल घोषित किया गया है। वहीं थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने मलेशिया में होने वाले अपने आसियान शिखर सम्मेलन का दौरा भी रद्द कर दिया। अंतिम संस्कार तक उनका पार्थिव शरीर बैंकॉक स्थित ग्रैंड पैलेस के दूसरे टाउन हॉल में रखा जाएगा। उनके लिए शाही अंतिम संस्कार आयोजित करने के आदेश भी दिए गए हैं। रानी सिरिकित ने देश की राजशाही में ग्लैमर, गरिमा और आधुनिकता का नया अध्याय जोड़ा था। सिरिकित को दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली क्वीन कंसॉर्ट यानी कि राजा की पत्नी माना जाता है। सिर्फ 18 साल की उम्र में राजा की भूमिबोल से एक तरह से उनकी शादी हुई थी, जो बाद में चक्री वंश के राम यानी कि 9th के तौर पर पहचाने गए। राजा भूमिबोल दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्राध्यक्ष थे और उनका निधन हुआ 2016 में। राजा भूमिबोल के साथ में रानी सिरिकित की शादी 66 सालों तक चली, जो अपने आप में एक मिसाल रही। इस लंबे वैवाहिक जीवन के दौरान उन्होंने न सिर्फ एक पत्नी की भूमिका निभाई, बल्कि पूरे थाईलैंड में एक मजबूत और दयालु मदर फिगर के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्वीन सिरिकिट के बारे में क्या है खास बातें। 12 अगस्त 1932 को उनका जन्म हुआ क्वीन सिरिकिट का, और थाईलैंड में इस दिन को मदर्स डे के तौर पर लोग मनाते हैं, क्योंकि सिरिकिट का व्यवहार उनकी छवि इस तरह से रही। और इसके अलावा अगर देखें तो लोग मदर्स डे के तौर पर तो मनाते हैं और उनको वाकई में मदर फिगर के तौर पर ही लोग यहाँ पर ट्रीट करते हैं। उस दौर में थाईलैंड एक संवैधानिक राजशाही की तरफ बढ़ रहा था, जिस दौरान ये कहा जाए कि एक बड़ी कमान संभाली थी। सिरिकिट के पिता फ्रांस में थाईलैंड के राजदूत के तौर पर सेवाएं देते थे। पेरिस में संगीत और भाषा की पढ़ाई क्वीन सिरिकिट की तरफ से की गई थी। वहीं उस वक्त राजकुमार भूमिबोल से उनकी मुलाकात इसी दौरान यहाँ पर की हुई थी।
और यहीं से एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, ऐसा जानकार कहते हैं। 1949 में उनकी सगाई राजा के साथ में हुई। वहीं 1950 में 17 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और यहाँ से कहा जाता है कि लंबे वक्त तक 66 सालों का उनका वैवाहिक जीवन रहा। उन्होंने मजाक में कहा था कि पहली मुलाकात में तो उनसे नफरत हुई क्योंकि वो देर से आए थे, फिर वही नफरत प्यार में तब्दील हो गई। क्वीन सेरेकिट को दुनिया घूमना बहुत पसंद था। वो कई जगहों पर गई, कई लोगों का दिल भी जीती हुई नजर आई। सेरेकिट बताया जाता है बेहद सुंदर, बेहद आकर्षक लेडी मानी जाती थी। उनकी शान, उनका स्टाइल देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। क्वीन सेरेकिट ने फैशन की दुनिया में भी पहचान बनाई और उनके फैशन और स्टाइल की सिर्फ थाईलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होती है। कई पश्चिमी पत्रिकाओं ने तो उन्हें अपने कवर पेज पर भी जगह दी थी और उनकी तुलना अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी जैकी कैनेडी से की, जो अपने फैशन और गरिमा के लिए जानी जाती थी। रानी सेरेकिट ने सिर्फ थाई जनता का दिल ही नहीं जीता बल्कि दुनिया को थाई संस्कृति और फैशन से भी उन्होंने रूबरू करवाया। 1960 में अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर में अपनी मौजूदगी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्हें स्लिम एंड आर्क फेमिनिस्ट क्वीन कहा गया, जबकि फ्रांसीसी अखबार एल अरोरे ने उन्हें रेविशिंग ब्यूटी के नाम से संबोधित किया। वहीं 1960 में ही सेरेकिट ने 4 बार इंटरनेशनल बेस्ट ड्रेस लिस्ट में पहला स्थान पाया। ये लिस्ट दुनिया की सबसे स्टाइलिश हस्तियों की होती है। सेरेकिट वेस्टर्न ड्रेस और थाई सिल्क दोनों में बेहद खूबसूरत लगती थी। सेरेकिट के सबसे पसंदीदा डिजाइनर थे फ्रांस के फेमस डिजाइनर पियरे वॉलमैन। वो उनके करीबी दोस्त भी थे। अब 1960-70 के दशक में थाई राज परिवार के लिए कई खूबसूरत डिजाइन भी उनकी तरफ से बनाए गए। खास तौर पर रानी सेरेकिट के लिए एक बड़ा कलेक्शन उनकी तरफ से तैयार किया गया। इसमें दिन के कपड़े, पार्टी ड्रेसेस, शाम के खास आउटफिट्स शामिल थे। इन कपड़ों में फ्रेंच स्टाइल की कटिंग और सिलाई थी, लेकिन कपड़ा था थाई सिल्क। फ्रांसीसी डिजाइनर पियरे वॉलमैन के साथ में मिलकर थाई सिल्क पर आधारित आधुनिक परिधान तैयार किए गए और सेरेकिट को थाई संस्कृति बहुत प्यारी थी। उन्होंने पारंपरिक थाई ड्रेस को नए अंदाज में पेश किया। इसे चुट थाई कहा जाता है। उन्होंने इस इंटरनेशनल मंच पर इसे पहना और दुनिया को दिखाया कि थाई कपड़े कितने खूबसूरत, कितने आकर्षक हो सकते हैं। रानी सेरेकिट हर छोटी चीज पर ध्यान देती थी, चाहे बात हैंडबैग हो, चाहे बात शूज हो, चाहे बात ज्वेलरी हो, यहाँ तक कि बालों में फूलों का इस्तेमाल भी किस रूप में करना है, किस तरीके से करना है, हर बारीक चीज पर वो ध्यान देती है। उनके शूज भी फ्रांस के फेमस डिजाइनर रेने मैंसिनी से बनते थे। क्वीन सेरेकिट थाई कल्चर और आर्ट को बढ़ावा देना चाहती थी। उन्होंने बाकायदा थाई सिल्क को पूरी दुनिया में मशहूर किया। पहले थाई सिल्क सिर्फ गांव में इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे क्वीन सेरेकिट ने इसे एक तरह से हाई फैशन का हिस्सा बना दिया। उनकी कोशिशों से थाई रेशम उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और गांव में पारंपरिक बुनाई को नया जीवन मिल गया। जो थाई कारीगर थे, उनकी मेहनत से थाई सिल्क की कीमत और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ा और फैशन में एक तरह से नई क्रांति आ गई, जिसे सिल्क क्रांति भी लोग कहने लगे। आज थाई सिल्क दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। रानी सेरेकिट ने सिर्फ रानी थी, बल्कि वो दुनिया के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन का भी रोल अदा करती थी। क्वीन सेरेकिट ने अपने जीवन के 4 दशक ग्रामीण विकास को समर्पित किए। वो अक्सर राजा के साथ में थाईलैंड के दूर दराज इलाकों में जाती, गरीबों के लिए विकास परियोजनाओं की अगुवाई करती। उनके सामाजिक कार्यों का प्रसारण रोजाना रॉयल बुलेटिन पर होता था। रानी सेरेकिट ने सपोर्ट फाउंडेशन नाम का संगठन बनाया था, जो कि ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रोजगार और शिक्षा देने का काम कर रहा है। हालांकि सिर्फ फैशन ही नहीं, बल्कि सेरेकिट का राजनीति में भी बहुत अहम योगदान था। थाईलैंड में राजशाही राजनीति से ऊपर है, जिसका इतिहास तख्तापलट और अस्थिर सरकारों से भरपूर है। हालांकि कई मौकों पर सेरेकिट समेत राज परिवार ने या तो हस्तक्षेप किया या फिर राजनीतिक रूप से देखे जाने वाले कदम भी उठाए। जैसे 1998 में उन्होंने अपने जन्मदिन के संबोधन में थाई लोगों से तत्कालीन प्रधानमंत्री चुआन लीकपाई के पीछे एकजुट होने का आग्रह किया, जिससे विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराने की योजना को करारा झटका लगा, जिससे नए चुनाव कराने की एक तरह से उम्मीद थी। इसके बाद में एक राजनीतिक आंदोलन राजशाहीवादी पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी से एक तरह से जुड़ती नजर आई, जिसके विरोध प्रदर्शनों ने सरकारों को
हिला कर रख दिया, सरकारों को गिरा कर रख दिया। अब 2008 में सिरकिट पुलिस के साथ में झड़प में मारे गए एक पीएडी प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार में वो शामिल हुई और जिससे ये संकेत मिला कि एक साल पहले थाकसीन समर्थक सरकार को हटाने में मदद करने वाले अभियान को एक तरह से शाही परिवार का साथ था। आज क्वीन भले ही जिंदा ना हो, लेकिन थाईलैंड के लोग, दुनिया के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके स्टाइल को एक बार फिर से लोग आज याद कर रहे हैं। चलिए और आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल वर्ल्ड नाउ को जान लीजिए। आज का सवाल है, अफगानिस्तान सीमा पर आखिर कौन सी रेखा है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन डुरुन रेखा, दूसरा है हिंडनबर्ग रेखा। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं गगन शर्मा, जो कि यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। गगन शर्मा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।